नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 5 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। पीएम ने हिमाचल को दिए 2 तोहफे। सुन्नी प्रोजेक्ट नंगल फ्लोटिंग सौर ऊर्जा का ऑनलाइन शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को 2 सौगातें दी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में ये दोनों परियोजनाएं भविष्य में बड़े बदलाव के रूप में सामने आएंगी। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना से दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं का निर्माण एसजेवीएन पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना और 15 मेगावाट नंगल फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है। इसके अलावा एसजेवीएन के असम में 70 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आदिलाबाद, तेलंगाना में एक समारोह में वर्चुअल रूप से एसजेवीएन के 4 विद्युत स्टेशनों का लोकार्पण किया है। इनमें उत्तराखंड में 60 मेगावाट नेटवाड़ मोरी जल विद्युत स्टेशन, उत्तर प्रदेश में 75 मेगावाट का परासन सौर ऊर्जा स्टेशन, 75 मेगावाट का गुरहा सौर ऊर्जा स्टेशन और 50 मेगावाट का गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने एसजेवीएन की परियोजनाओं हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना और 15 मेगावाट नंगल फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना और असम में 70 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखी। एसजेवीएन कारपोरेट मुख्यालय शिमला में सलील शमशेरी, कार्यकारी निदेशक, चंद्रशेखर यादव, कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल रूप से समारोह में जुड़े। समाचार नंबर 2। सिपेट केंद्र बद्दी दे रहा रोजगार के नए अवसर, मंडाविया बोले। अनुसंधान नवाचार पर जोर दे रहा संस्थान। सिपेट केंद्र बद्दी रोजगार के नए अवसर पैदा करने, उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने सहित क्षेत्रों में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये शब्द केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने सोमवार को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिपेट बद्दी के वर्चुअली उद्घाटन के दौरान कहे। बता दें कि 46 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सिपेट केंद्र के लिए हिमाचल सरकार ने 12.43 एकड़ भूमि निःशुल्क प्रदान की है। सिपेट संस्थान 2015 में अपनी स्थापना के बाद से झाड़माजरी में अस्थायी परिसर से शैक्षणिक और तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी को समर्पित दीर्घकालिक डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों सहित कई पाठ्यक्रम प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पेट्रोकेमिकल उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले 10 वर्षों में सिपेट की संख्या 23 से बढ़ाकर 47 कर दी है। डॉ मंडाविया ने कहा कि खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्थान ने अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया है। इसने उद्योग की जरूरतों को समझा है और तदनुसार अनुसंधान शुरू किया है। इसने सौर सेल, गैस पृथक्करण, जल शोधन और पॉलीमर अनुसंधान में अनुसंधान को आगे बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि सिपेट का प्राथमिक लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है, जो राज्य में पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर और इससे संबंधित उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
समारोह में बतौर अतिथि सीपीएस चौधरी राम कुमार पहुंचे और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समाचार नंबर 3। जयराम बोले 1500 पर भी झूठ बोल गए सीएम, पूछा जब बजट में प्रावधान ही नहीं तो 1500 कहां से आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणा के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस पर पलटवार किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आई थी, उसी प्रकार महिलाओं को अगले वित्तीय वर्ष से 1500 रुपए देने का वादा भी झूठा है। उन्होंने कहा कि बजट पारित हो चुका है और बजट के पारित होने के 6 दिन बाद यह घोषणा की है, परंतु बजट में प्रावधान ही नहीं है तो घोषणा पूरी कहां से होगी। 1 अप्रैल को आचार संहिता लग जाएगी। उसके उपरांत 1500 रुपए महिलाओं को कहां से मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में 38 लाख महिलाएं हैं और 18 से 60 वर्ष की महिलाओं की संख्या 22 लाख है। आज के ऐलान के हिसाब से केवल 800 करोड़ रुपए का वितरण 1500 प्रति महिला किया जाएगा, जिसकी गणना केवल 5 लाख महिला बनती है। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना चल रही है, जिसमें कुल लाभार्थियों की संख्या 7,83,000 है। इसमें महिलाओं की संख्या 4,55,000 है, तो क्या केवल मुख्यमंत्री 5 लाख महिलाओं को यह राशि वितरण करने की बात कर रहे हैं? यह सरकार केवल महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। नेता प्रतिपक्ष का आरोप, सरकार ने विकास पर लगाई ब्रेक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 15 महीने में प्रदेश के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है। विकास का एक भी काम वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाया है, उल्टा पिछली सरकार द्वारा किए गए विकास के कामों पर ब्रेक अलग लगा दी गई है। आज तक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग सरकार नहीं देखी। सरकार का काम होता है विकास के काम करना, जनहित के फैसले लेना, जनता को सुविधाएं देने वाले संस्थान खोलना और जनहितकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करना। लेकिन वर्तमान सरकार इन सभी मामलों में फिसड्डी साबित हुई है। सरकार सभी काम जन अपेक्षा के विपरीत कर रही है। समाचार नंबर 4। एचआरटीसी ने लॉन्च की प्रथम दर्शन सेवा बुकलेट, 50 वर्ष पूरे होने पर निगम का बेहतरीन प्रयास। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने धार्मिक स्थलों के लिए प्रथम दर्शन सेवा बुकलेट लॉन्च की है। एचआरटीसी अपने 50 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रथम दर्शन सेवा बुकलेट का अनावरण किया गया है, ताकि धार्मिक स्थलों के लिए निगम के बस अड्डों से कहां-कहां के लिए बसें चलाई जा रही हैं। इन बसों के चलने का क्या टाइम रहेगा और वापसी में कितने बजे चलेगी, विस्तार से जानकारी दी गई है। प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों के वर्तमान समय में 170 के करीब बसें चलाई जा रही हैं। बता दें कि हमीरपुर डिवीजन के मंडलीय प्रबंधक अवतार सिंह ने सोमवार को अपने कार्यालय में प्रथम दर्शन सेवा बुकलेट का अनावरण किया। निगम के 50 वर्ष पूरे होने पर धार्मिक प्रथम दर्शन सेवा बुकलेट लॉन्च की गई है, ताकि लोगों को पता चल सके कि प्रदेश भर में निगम के बस अड्डों से कहां-कहां धार्मिक स्थलों के लिए बसें चलाई जा रही हैं। निगम ने प्रथम दर्शन सेवा बुकलेट को निगम की साइट पर भी अपलोड कर दिया है, ताकि लोग साइट पर भी धार्मिक स्थलों के लिए चलाई जा रही बसों की जानकारी प्राप्त कर सकें। यही नहीं, जल्द ही निगम के सभी बस अड्डों और बुकिंग काउंटरों पर भी बुकलेट उपलब्ध करवा दी जाएगी। बुकलेट में वर्तमान में प्रदेश भर से धार्मिक स्थलों व ऐतिहासिक स्थलों के लिए चलाई जा रही 170 बसों की डिटेल संबंधित बस अड्डों में
और बसों के चलने और वापसी का टाइम भी दिया गया है। निगम वृंदावन, खाटू श्याम, गोल्डन टेम्पल, वैष्णोदेवी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, हाटकोटी, रेणुका जी, भीमकाली, श्रीन्यनादेवी, दियोटसिद्ध बाबा बालकनाथ, श्री चामुंडाजी, हरिद्वार, मणिकर्ण, माँ बगुलामुखी, श्री जेरेश्वरी माता, बीड़ बिल्डिंग इत्यादि के लिए निगम की बसें चलाई जा रही हैं। धार्मिक स्थलों के लिए निगम की बसें चलाने से लोग भी काफी खुश हैं। निगम की धार्मिक स्थलों की बसों में यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। निगम धार्मिक स्थलों के लिए भविष्य में HRTC की और बसें चलाएगा। बुकलेट प्रकाशित करने के लिए निगम के मंडलीय प्रबंधक अवतार सिंह ने HRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर IAS रोहन चंद ठाकुर का भी आभार व्यक्त किया है। अवतार सिंह ने बताया कि HRTC की बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी निगम प्रबंधन को इसके लिए बधाई दी है। समाचार नंबर 5। अब 5 छात्र ही अधिकारियों को बता सकते हैं दिक्कतें। HPU के छात्र संगठनों के लिए जारी नए निर्देश। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अब SCA चुनाव बंद होने के बाद भी छात्र नेताओं पर प्रशासन की ओर से कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह पहली बार हुआ है कि अधिकारियों से मिलने के दौरान छात्र प्रतिनिधियों को अब फोटो लेने और वीडियो बनाने की इजाजत नहीं होगी। अपनी डिमांड को लेकर अब सिर्फ 5 स्टूडेंट ही अधिकारियों से मिल पाएंगे। HPU प्रशासन ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी की है। इसका अब छात्र संगठनों ने विरोध किया है। HPU प्रशासन का तर्क है कि कैंपस में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। HPU की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा गया है कि छात्रों को अनुशासन में रहकर अपनी डिमांड प्रशासन के सामने रखनी होगी। प्रशासन छात्र हितों की हर मांग को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। HPU में अधिकारियों से मिलने के इच्छुक छात्रों के प्रतिनिधिमंडल में 5 से अधिक सदस्य छात्र शामिल नहीं होंगे। छात्र प्रतिनिधिमंडल अपनी चिंताओं शिकायतों को व्यक्त करने के लिए अपने प्रतिनिधि तय कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में 5 से अधिक छात्रों को अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों की मांगों को लेकर ABVP, SFI और NSUI कार्यकर्ता सीधे उक्त अधिकारी से मिलते हैं। इस दौरान छात्रों की खूब भीड़ होती है। वहीं मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए फोटो और वीडियो भी छात्र नेता बनाते हैं। ऐसे में अब पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं अधिकारियों के कमरे में भी कम ही लोग जा पाएंगे। हिमाचल में साल 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय छात्र संघ चुनाव बंद करवाने के पीछे शिक्षण संस्थानों में हिंसा को कारण बताया गया था। तब से अब तक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सहित पूरे प्रदेश में करीब 135 कॉलेजों में SCA चुनाव नहीं हो रहे हैं। संगठनों को इन नियमों का पालन करना होगा। विश्वविद्यालय में अधिकारियों के कमरे के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ज्ञापन सौंपने या फिर डिमांड चार्टर देने की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन प्रसारण को अनुशासनहीनता का काम माना जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। सभी छात्र संगठनों, यूनियनों और प्रतिनिधिमंडलों को निर्देशों के पालन करने होंगे। अधिकारियों से बात करते हुए शिष्टाचार का परिचय देना होगा। समाचार नंबर 6। पहाड़ से गिरे मलबे में दबा मशीन ऑपरेटर, सड़क खोलत वक्त गिरी चट्टाने, चपेट में आने में मौके पर मौत। किन्नौर जिला में सोमवार को भले ही मौसम साफ रहा, लेकिन 2 दिन तक जारी भारी बर्फबारी के कारण उत्पन्न असुविधाओं का अंबार अब भी जारी है।
निगुलसरी ब्लॉक पॉइंट को बहाल करने में जुटा एल&टी ऑपरेटर मदन पुत्र कृष्ण लाल निवासी कुल्लू हिमाचल प्रदेश की भारी चट्टान की चपेट में आने से मौत हो गई। इसी प्रकार रविवार को शोंगठंग के निकट परियोजना क्षेत्र में लाला ढाक के पास भी पहाड़ी से भारी संख्या में चट्टानों के गिरने से NH 10 घंटे बंद रहा। इस बंद मार्ग को पटेल कंपनी की मदद से सोमवार दोपहर बाद खोल दिया गया। इसी प्रकार करछम व रल्ली के मध्य कंपनी के हेलीपैड के पास NH पर भारी मात्रा में गिरे ग्लेशियर को भी सोमवार शाम सड़क से हटाए जाने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई है। इसी तरह काशांग नाला सहित जंगी नाला में भी NH पर गिरे ग्लेशियर को हटाने में BRO के मशीनरी जुटी हुई है। किन्नौर में 2 दिन से अंधेरा। किन्नौर जिला में विद्युत आपूर्ति बीते 2 दिनों से ठप है। जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में भी सोमवार देर शाम तक विद्युत आपूर्ति बहाल होने की संभावना जताई जा रही है। बोकटू से आकपा के मध्य टावर लाइन में फॉल्ट आने से समूचा किन्नौर का ऊपरी क्षेत्र बीते 3 दिन से अंधेरे में डूबा हुआ है। विद्युत बोर्ड, PWD, BRO, NH प्राधिकरण, परियोजना कंपनियां बंद सड़कों को बहाल करने में जुटी हुई है। 12 सड़कों पर नहीं चली बसें। किन्नौर जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बीते 2 दिन से बिजली व संचार व्यवस्था भी पूरी तरह ठप है। जिला के ऊपरी क्षेत्र में भी NH सहित कई संपर्क मार्गों के बंद होने से लोगों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। किन्नौर में संपर्क मार्गों की भी बात करें तो जिला में 12 सड़कों पर निगम की बसें नहीं चल पा रही है। सोमवार दोपहर करछम सांगला संपर्क मार्ग को बहाल कर दिया है। परिवहन निगम रिकांगपिओ अपने लंबी दूरी की बसों को निगुलसरी से आगे रामपुर सहित शिमला की ओर भेजी जा रही है। बर्फ में 4 किलोमीटर पैदल चल परीक्षा देने पहुंची छात्राएं। जनजातीय क्षेत्र लाहुल में हुई भारी बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस कारण घाटी के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा देने में भी परेशानी हो रही है। सोमवार को खंगसर गांव की एक छात्रा 12वीं की परीक्षा देने बर्फ के बीच 4 किलोमीटर पैदल चलकर परीक्षा केंद्र गोंधला पहुंची। इस दौरान उनके पिता भी साथ थे। वहीं घाटी में बिजली भी गुल है। पांगी में विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएं बनी चुनौती। चंबा जिला के पांगी में मौसम की बेरुखी के बीच वार्षिक परीक्षाएं देना विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। 3 से 4 फुट बर्फ के बीच गिरते फिसलते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे तैसे विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। मार्ग बंद होने के चलते लोगों को बर्फ पर ही चलकर किलाड़ मुख्यालय पहुंचकर राशन समेत अन्य खाद्य सामग्री पीठ पर रखकर गुजरना पड़ रहा है। एक दिन में सामान्य से 955% ज्यादा बारिश। प्रदेश में रविवार को सामान्य से 955% अधिक बादल बरसे हैं। 3 मार्च को 4 mm बारिश सामान्य मानी गई है, जबकि रविवार को एक दिन में 42.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। पूरे प्रदेश की बात करें तो मनाली में 33 साल बाद सबसे ज्यादा 88 mm बारिश हुई है। इससे पहले 1990 में 112 mm बारिश हुई थी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डा सुरेंद्र पॉल ने बताया कि हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ बेहद सक्रिय रहा। इसी कारण हिमाचल में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। समाचार नंबर 7। ऊना हरिद्वार के बीच रेल सेवा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखा रवाना की ट्रेन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने धार्मिक संतों की उपस्थिति में सोमवार को ऊना रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के लिए सीधी रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम से आचार्य हेमानंद जी महाराज, जोगी पंगा डेरा से उमेश आनंद जी, ब्रहरोत्ती से महेशानंद जी,
रामानंद जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोग मुझसे पूछते थे कि अयोध्या धाम तक तो आपने ट्रेन चला दी, लेकिन हरिद्वार तक कब ट्रेन चलाओगे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमने मात्र 21 दिनों में हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन चला दी। साथ ही लोगों की मांग पर अब ऊना से शीघ्र ही मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज और उज्जैन महाकाल तक ट्रेन चलेगी। देवभूमि के जनों और संतों के आशीर्वाद और मोदी सरकार के प्रयासों से अब ऊना जिला हरिद्वार, नांदेड़ साहब, वृंदावन, मथुरा, दिल्ली और उज्जैन महाकाल तक सीधे रेल सेवा से जुड़ पाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव हिमाचल को अपना दूसरा घर माना है। मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में जब वंदे भारत ट्रेन नहीं चली थी, तब वंदे भारत ट्रेन ऊना से चलाई गई थी। इससे आप मात्र 4 घंटे 45 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। यह सब तब हो पाया है जब आप सभी ने मोदी सरकार को चुना। इस अवसर पर डीआरएम नार्थन रेलवे मनदीप भाटिया, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, भाजपा नेता प्रो राम कुमार, प्रदेश भाजपा सचिव सुमित शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष व पूर्व विधायक बलबीर चौधरी, पूर्व विधायक राजेश ठाकुर आदि उपस्थित थे। वहीं अनुराग ठाकुर ने चौकी मनियार में नवनिर्मित पोस्ट ऑफिस भवन का उद्घाटन किया। 33 लाख रुपए की लागत से तैयार इस भवन का निर्माण कार्य सितंबर 2021 में शुरू किया गया था। ऊना से नशा मुक्त सुरक्षा युक्त कैंपेन लॉन्च। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना जिला भाजपा कार्यालय से युवाओं में नशे के प्रभाव को रोकने के लिए नशा मुक्त सुरक्षा युक्त कैंपेन को लॉन्च किया व हेलमेट वितरण कर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के विकास में युवाओं की भागीदारी सबसे अहम है, मगर ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ युवा साथी नशे की चपेट में आकर अपना भविष्य तो खाप कर ही रहे हैं, देश के विकास में भी अपना कोई योगदान नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया है, ताकि वो विकसित भारत निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। ऊना मुख्यालय पर बाइक रैली के दौरान सभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने लोगों से हेलमेट के प्रति जागरूक होने को कहा। अनुराग बोले, मोदी के काम की जनता मुरीद। कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह जारी है। हर कोई कांग्रेस पार्टी से कन्नी काटने का प्रयास कर रहा है। यह बात ऊना में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के भाजपा में शामिल होने को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बारे में पूछे जाने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा मोदी सरकार के कार्यों की प्रशंसा संबंधी पूछे प्रश्न के उत्तर में अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी के काम ही ऐसे हैं कि सभी उनके मुरीद हैं। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मोदी के कार्यों की प्रशंसा करती है तो उनका धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में मिशन लोटस के तहत राज्य सरकार को अस्थिर करने के आरोपों का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के झूठे वादे, झूठी गारंटियां, उनके कर्म ही स्वयं उन पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप जनता की अनदेखी करेंगे तो जनता सवाल तो खड़े करेगी। समाचार नंबर 8। विदेश भेजने के नाम 55 लाख की ठगी। घुमारवी के युवक को पंचकूला की दंपति ने बनाया शिकार। विदेश भेजने के नाम घुमारवी क्षेत्र का एक युवक 55 लाख की ठगी का शिकार हुआ है। इस पीड़ित युवक की ओर से हरियाणा के पंचकूला के पति पत्नी पर ठगी करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता पवन कुमार पुत्र लक्ष्मी नंद निवासी गांव बड़ डाकघर दाबला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके एक दोस्त ने पंचकूला हरियाणा के रहने वाले पति पत्नी से मिलवाया। इन लोगों ने बताया कि उनका बेटा कनाडा में ही रहता है, वहां पर वह अपनी कंपनी चलाता है। एक दिन यह पति पत्नी, उसके दोनों बेटे, उनकी एक बहू उसके घर मिलने आए। साथ ही इन लोगों ने कई वीजा भी उन्होंने दिखाए। कनाडा में नौकरी दिलवाने और पीआर दिलवाने के लिए 60 लाख रुपए की राशि बताई। 55 लाख पर बात बनी, जिसमें पीआर और नौकरी की बात हुई। पति पत्नी ने एडवांस में 55 लाख की पेमेंट ले ली। बाकायदा एक रसीद भी दी गई। साथ ही खाली कागजों, अस्टाम्प पर भी कई बातें बताकर हस्ताक्षर करवाए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उससे 19 अस्टाम्प पेपर और 15 खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए हैं। एडवांस में 55 लाख की राशि भी ले ली, लेकिन न ही कनाडा में नौकरी मिल पाई और न ही पीआर मिली है। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने युवक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। समाचार नंबर 9। महिलाओं को मिलेगी मैटरनिटी हेल्थ रिकॉर्ड बुक। सुंदरनगर अस्पताल के गायनी विशेषज्ञ की अनूठी पहल। प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में से पहली बार सिविल अस्पताल सुंदरनगर के गायनी विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक मैटरनिटी हेल्थ बुक को तैयार की गई है। इस बुक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गर्भवती महिलाओं को समर्पित किया गया है। यह बुक निशुल्क में गर्भवती महिलाओं को दी जाएगी। प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिससे गर्भवती महिलाओं का सारा रिकॉर्ड लंबे समय तक संभाल कर रखना संभव होगा। इस समय वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और गर्भवती महिलाओं को स्वयं एक कॉपी खरीदकर उस पर अपना स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड चिकित्सक से दर्ज करवाना पड़ता है। सिविल अस्पताल सुंदरनगर के गायनी विभाग के एमडी और प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ आलोक शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अपने आप में यह पहली मैटरनिटी हेल्थ बुक सिविल अस्पताल सुंदरनगर में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें महिला के गर्भ धारण से लेकर उसकी जांच और प्रसूति के बाद जच्चा बच्चा की पूरी जानकारी सहित चिकित्सक की जांच का रिकॉर्ड दर्ज होगा। उपचार व जांच के दौरान उन्होंने पाया कि गर्भवती महिलाओं को अपने टेस्ट, पर्चियां और अन्य रिकॉर्ड के लिए अलग से एक छोटी कॉपी और अलग से पर्चियां इकट्ठा करने में बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। साथ ही उतनी ही परेशानी चिकित्सक को उस महिला के जांच व उपचार के दौरान उन्हें ढूंढने में लगती है। इसका समाधान निकालने के लिए उन्होंने इस मैटरनिटी हेल्थ रिकॉर्ड बुक को खुद डिजाइन करते हुए इसमें आवश्यक कॉलम और अन्य जानकारी को भरा गया और इसे तैयार किया। इसके बाद इसे निशुल्क महिलाओं को समर्पित करने हेतु प्रयास किया तो उन्हें वर्तमान में 2 समाजसेवी लोगों शगुन मेडिकल स्टोर और गुप्ता मेडिकल स्टोर सुंदरनगर ने 1000 बुकलेट निशुल्क वितरण के लिए भेंट की है। मैटरनिटी हेल्थ रिकॉर्ड बुक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वे गर्भवती महिलाओं के सम्मान में 7 मार्च को सुंदरनगर की 2 युवा महिला न्यायाधीश के कर कमलों से लॉन्च करवाया जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड जैसी होगी यह बुक। डॉ आलोक शर्मा का कहना है कि यह बुक न केवल स्वास्थ्य जांच व टेस्ट के रिकॉर्ड रखेगी, अपितु गर्भावस्था में हाई रिस्क प्रस्तुति और किसी भी आपात स्थिति में गर्भवती के रेफर से लेकर उसके अगले अस्पताल पहुंचने पर जांच करने वाले चिकित्सक के लिए अति आवश्यक दस्तावेज के रूप में सिद्ध होगी। सरल भाषा में कहे तो यह बुक बच्चों के रिपोर्ट कार्ड जैसी होगी। समाचार नंबर 10। कोऑपरेटिव सोसाइटी के निलंबित सचिव की जमानत याचिका खारिज। 36 लाख के गबन का है आरोप।
प्रदेश हाई कोर्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी नंगल सालंगरी जिला ऊना के निलंबित सचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड के दृष्टिगत प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। प्रार्थी धीरज कुमार और अन्य 2 आरोपियों पर धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचकर एफडीआर के रूप में जमा किए 36 लाख रुपए की निकासी का आरोप है। यह आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता अनिता रानी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि प्रार्थी सहित अन्य 2 आरोपियों ने मिलकर उसके और उसके पति द्वारा सोसाइटी में अलग अलग एफडीआर के रूप में जमा करवाए 36 लाख रुपए की निकासी कर दी। आरोपियों ने उनके जाली हस्ताक्षर कर उक्त राशि निकाली। शिकायत में कहा गया है कि जब भी एफडीआर को तोड़ा जाता है तो असली रसीद सोसाइटी द्वारा वापस रख ली जाती है, परंतु उनके मामले में असली रसीदें उन्हीं के पास है, परंतु उक्त राशि निकाल दी गई है। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि जिस दौरान उसके पति के नाम की एफडीआर तोड़ी गई उस समय उसका पति विदेश में था। कोर्ट ने मामले का रिकॉर्ड देखने पर पाया कि प्रार्थी बार बार अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर कर रहा है, जबकि जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कोर्ट ने मामले की जांच के दौरान प्रार्थी के आचरण को देखते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। समाचार नंबर 11। ग्रामीण सड़कों पर 329 करोड़ के काम, नाबार्ड से मंजूरी के बाद 47 प्रोजेक्ट्स की टेंडर प्रक्रिया पूरी, जल्द मिलेगी सौगात। ग्रामीण सड़कों पर 329 करोड़ रुपए की योजनाएं पीडब्ल्यूडी शुरू कर रहा है। नाबार्ड से मंजूरी के बाद 47 प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है। विभाग ने सड़क निर्माण पर 26 से 74 लाख रुपए प्रति किलोमीटर तक खर्च आने का अनुमान लगाया है। नाबार्ड से मंजूरी के बाद इन प्रोजेक्ट पर एक्सपर्ट कमेटी और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मंजूरी ले ली गई है। नाबार्ड के तहत अब तक मंजूर हुए 62 प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया भी तेजी से पूरी हुई है। विभाग प्रदेश में अब 495 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। पीडब्ल्यूडी को पहली मंजूरी अगस्त महीने में मिली थी। 16 प्रोजेक्ट उस समय मंजूर हुए थे। इन प्रोजेक्ट का निर्माण 142 करोड़ 38 लाख रुपए से होना है। सितंबर में 130 करोड़ 26 लाख रुपए के 15 प्रोजेक्ट, जबकि दिसंबर में 2 चरणों में पहले 13 दिसंबर को 99 करोड़ के 16 और दूसरे चरण में 18 दिसंबर को 123 करोड़ के 15 प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे। पीडब्ल्यूडी ने इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 साल की समय सीमा तय की है। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले लगने वाले समय को 1 महीने में समेट दिया है, जबकि पहले इस प्रक्रिया में 51 दिन का समय लगता था। इस अवधि के दौरान प्रशासनिक, एक्सपर्ट और वित्त प्रबंधन कमेटी की राय भी ली गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन सड़कों का काम तय समय पर शुरू हो गया है और ज्यादातर प्रोजेक्ट अब जनवरी 2027 तक पूरे हो जाएंगे। नाबार्ड के काम में आई है तेजी। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि नाबार्ड के तहत सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया है। टेंडर प्रक्रिया में राज्य सरकार के आदेशों के बाद तेजी आई है। इतना ही नहीं, विभाग की तरफ से नाबार्ड की मंजूरी को आवेदन भेजने का सिलसिला भी लगातार जारी है। 31 मार्च तक एक और किस्त के मंजूर होने की संभावना है। जो प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं, उनमें सड़कों का निर्माण होने के बाद ग्रामीण इलाकों में बड़ी राहत मिलेगी। अब तक नाबार्ड से 62 प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं। समाचार नंबर 12। बिगड़ैल मौसम ने ली 7 लोगों की जान, आसमान से बरसी आफत ने बरपाया कहर, 5 आशियाने भी उजड़े। आफत बने मौसम ने बीते 72 घंटे में 7 लोगों की जिंदगी लील ली है।
जबकि 7 परिवारों को बेघर कर दिया है। अलग अलग हादसों की वजह से प्रदेश में यह मौतें हुई हैं। इनमें ऊना और शिमला में 2-2, जबकि किन्नौर, सोलन और सिरमौर में 1-1 व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी है, जबकि अलग अलग हादसों में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महज 72 घंटे में प्रदेश को 1,48,75,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। प्रदेश में 5 मकान धराशायी हुए हैं। इनमें 2 पक्के और 3 कच्चे मकान हैं, जबकि 31 घरों को आंशिक तौर पर क्षति पहुंची है। इनमें 27 कच्चे जबकि 4 पक्के मकान हैं। सबसे ज्यादा नुकसान चंबा जिला में हुआ है। उधर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी का दौर जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान लाहौल स्पीति के कोकसर में सबसे ज्यादा बर्फबारी दर्ज हुई है। यहाँ 40 सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ है। गोंडला में 32.7 सेंटीमीटर, कुल्लू के कोठी में 27 सेंटीमीटर, केलांग में 21, जबकि कुफरी और कल्पा में 5-5 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में हिमस्खलन होने का अंदेशा जताया है। 601 सड़कें जाम। प्रदेश में 601 सड़कें और 5 नेशनल हाईवे ठप हैं। हालांकि सोमवार को मौसम में हल्का सुधार देखने को मिला है, लेकिन लाहौल स्पीति में एक भी सड़क बहाल नहीं हो पाई है। सोमवार को 290 सड़कें दूसरे दिन भी ठप रही। यह आंकड़ा प्रदेश में सबसे बड़ा है, जबकि शिमला में 158 सड़कों पर वाहनों की ब्रेक लगी है। बीते 24 घंटे के दौरान शिमला में 9 नई सड़कें बाधित हुई हैं। चंबा में 63, किन्नौर में 50, कुल्लू में 32 और मंडी में 7 सड़कें ठप पड़ी हैं। समाचार नंबर 1। बिजली बोर्ड ने बहाल किए 313 ट्रांसफार्मर। बिजली बोर्ड ने 313 ट्रांसफार्मर को दोबारा बहाल कर लिया है। बर्फबारी की वजह से रविवार को 1749 ट्रांसफार्मर ठप हो गए थे। इसकी वजह से सैकड़ों ग्रामीण इलाके अंधेरे में डूब गए थे। बीते 24 घंटे में भारी बर्फ के बीच बोर्ड के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर को बहाल करने में सफलता हासिल कर ली है। प्रदेश में अब 1436 ट्रांसफार्मर ठप हैं। शिमला में सबसे ज्यादा 462, किन्नौर में 325, लाहौल स्पीति में 314, चंबा में 149, सिरमौर में 134, कांगड़ा में 27, कुल्लू में 16 और मंडी में 9 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। 24 घंटे में 46 नई पेयजल योजनाएं ठप। बर्फबारी का ताजा असर पेयजल योजनाओं पर पड़ा है। बीते 24 घंटे के दौरान 46 नई पेयजल योजनाएं बर्फ में दफन हो गई हैं। रविवार तक यह आंकड़ा 78 पेयजल योजनाओं तक का था, जबकि अब यह योजनाएं बढ़कर 124 हो गई हैं। पेयजल योजनाओं के ठप होने से कई इलाकों में पेयजल संकट बना हुआ है। जिन इलाकों में तापमान कम है वहां पाइपें जमने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। इससे लोग बर्फ को पिघलाकर उसका इस्तेमाल पानी के रूप में कर रहे हैं। समाचार नंबर 13। चंद लोगों के लिए प्रदेश हित से खिलवाड़ नहीं, मुख्यमंत्री ने खनन माफिया को दिया कड़ा संदेश। राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चले सियासी ड्रामे के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खनन माफिया को कड़ा संदेश देकर अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। श्री सुक्खू का यह संदेश कि उनके लिए राजनीति और सरकार से ज्यादा प्रदेश के सरोकार हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, पर प्रदेश और नागरिक सरोकार स्थायी हैं। उनका कहना है कि चंद लोगों की महत्वाकांक्षा के लिए राज्य के हितों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
अवैध और अवैज्ञानिक खनन ने राज्य की चूल्हे हिला दी हैं और इस बरसात में हमने इसकी कीमत चुकाई है। उनका मानना है कि जब वर्तमान सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ नेताओं को वह रास नहीं आई। मुख्यमंत्री की रविवार की ताज़ा फेसबुक पोस्ट ने इसे साबित भी कर दिया। दरअसल विधानसभा के बंद कमरों में होने वाली राजनीतिक लड़ाइयां पहली बार आम आदमी तक पहुंची हैं। उधर सबसे चिंतित प्रदेश के वे आम लोग हैं जिनको बरसात में टूटे अपने घरों के निर्माण के लिए अभी एक ही किस्त मिल पाई है। उन्हें इस बात का डर है कि जिस तरीके के हालात बागी विधायकों के कारण प्रदेश के बने हैं, उनके कारण वे घरों के निर्माण के लिए मिलने वाली दूसरी किस्त से वंचित न रह जाएं। उन्हें यकीन है कि केवल सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मुख्यमंत्री रहते हुए उनके घरों का निर्माण करवा सकते हैं। दरअसल आर्थिक चुनौतियों से जूझते प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अपने 14 महीने में कार्यकाल में जो भी फैसले लिए वे जनता के हित में ही लिए। जनता भी कह रही है कि पहली बार कांग्रेस में आम परिवार से मुख्यमंत्री बने व्यक्ति को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री ने बागियों पर लिया बड़ा एक्शन। पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक उठापटक चली है, उसके बीच बागी विधायकों पर 48 घंटे से भी कम समय में सख्त एक्शन लेकर सरकार ने बागियों को मैसेज दे दिया कि ऐसी हरकतें सहन नहीं की होंगी। बागी विधायकों पर लिए गए कड़े एक्शन के बाद सीएम एक योद्धा बनकर भी उभरे हैं, क्योंकि अब तक हिमाचल ने उन्हें आम लोगों के हित में फैसले लेते हुए ही देखा था। अब जनता ने यह भी देख लिया है कि जरूरत पड़े पर वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। बागी विधायकों के आगे बड़ी चुनौती। इस सारे राजनीतिक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री का विरोधी खेमा अपने 6 विधायक गवा बैठा है। अब पार्टी तोड़े के लिए बचे हुए 34 विधायकों में से 2/3 का आंकड़ा जुटाना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है। अब तक सबसे ज्यादा घाटे में कांग्रेस के 6 बागी विधायक रहे हैं। उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। उन पर दल बदलू का टैग भी लग गया। हाईकमान के सामने भी दागदार हुए और अब जनता के बीच जाना भी उनके लिए चुनौती होगा। साहसिक खेल गतिविधियों से बढ़ेंगे स्वरोजगार के अवसर। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप के शुभारंभ पर बोले सीएम सुखविंदर सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में जिला हमीरपुर के नादौन में राफ्टिंग मैराथन और गत वर्ष जिला शिमला के जुन्गा में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। राज्य में लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन करवाया जा रहा है। इससे प्रदेश ने राजस्व बढ़ोतरी के साथ साथ स्वरोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप के शुभारंभ मौके पर यह बात कही। बसंतपुर के निकट सतलुज नदी में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर में भाग लेने वाली टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रतियोगिता 9 मार्च तक चलेगी। प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा इंडोनेशिया सहित 20 टीमें भाग ले रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल, सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनार्था, देवेंद्र श्याम, केहर सिंह खाची, सुरेंद्र चौहान, सतपाल रायजादा, सुरेंद्र मनकोटिया, मानसी सहाय ठाकुर, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। समाचार नंबर 14। विक्रमादित्य लौटे, पीडब्ल्यूडी की बैठक बुलाई, आज नितिन गडकरी के कार्यक्रम में जा सकते हैं कैबिनेट मंत्री।
पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली से लौट आए हैं। वह शताब्दी एक्सप्रेस से लौटे हैं। दिल्ली से लौटने के साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने अगला शेड्यूल भी तय कर दिया है। उन्होंने विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई है। इसके साथ ही वह मंगलवार को हमीरपुर में होने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में भी हिस्सा ले सकते हैं। गौरतलब है कि विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। विक्रमादित्य ने इस मुलाकात में अपना पक्ष महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और वेणुगोपाल के समक्ष रखा है। कांग्रेस हाईकमान प्रदेश में आए राजनीतिक संकट के बाद अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है। दरअसल जिन 6 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है वे सभी कद्दावर नेता हैं। कांग्रेस हाईकमान इस घटनाक्रम को लोकसभा के एंगल से भी जोड़कर देख रहा है। 6 विधायकों में से 4 हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं, जबकि कांगड़ा और मंडी से एक विधायक शामिल हैं। इनके बाहर जाने से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी बात को हाईकमान के समक्ष विक्रमादित्य सिंह ने है। सोनिया गांधी से मिले मुकेश अग्निहोत्री अनिरुद्ध सिंह। विक्रमादित्य सिंह के वापस लौटते ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां दोनों नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। दिल्ली में दोनों नेताओं के पार्टी के दूसरे नेताओं से मुलाकात की भी संभावना है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से अभी तक हिमाचल के एपिसोड पर किसी भी बड़े नेता का बयान नहीं आया है। राज्यसभा चुनाव के बाद उपजे गतिरोध को दूर करने के लिए शिमला पहुंचे ऑब्जर्वर ने 6 सदस्यीय समिति बनाने की बात कही थी। इनमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का शामिल है, जबकि 3 नाम का फैसला पार्टी हाईकमान को करना है, लेकिन इस बारे में भी अभी तक कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। समाचार नंबर 15। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल वर्चुअल माध्यम से करेंगे बिजली महादेव रोपवे का शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की खराहल घाटी के लिए बनाए जाने वाले बिजली महादेव रोपवे का अब मंगलवार को शिलान्यास किया जाएगा। कुल्लू जिला प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। हालांकि यह कार्यक्रम पहले तय नहीं था, लेकिन अब हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से इस रोपवे का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा हिमाचल के 6 बड़े प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट भी शामिल है। सोमवार देर शाम इस बारे जिला प्रशासन को सूचना मिली और अब मंगलवार की तैयारी में जिला प्रशासन की टीम जुट गई है। ऐसे में कुल्लू प्रशासन के द्वारा मोहल के नेचर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और वहां पर एक बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई जाएगी, जहां पर ऑनलाइन कार्यक्रम आम जनता व CPS सुंदर ठाकुर के द्वारा देखा जाएगा। CPS सुंदर ठाकुर के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और मंगलवार शाम के समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से इस रोपवे का शिलान्यास किया जाएगा। SDM कुल्लू विकास शुक्ला ने बताया कि इस कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई है और मोहल नेचर पार्क में मंगलवार शाम को इस कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा, जिसमें CPS सुंदर ठाकुर, DC कुल्लू के अलावा अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया जाएगा। समाचार नंबर 16। शिमला, हमीरपुर और ऊना से अयोध्या जाएंगी बसें, यूपी सरकार ने दी अनुमति।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसें शुरू करने को लेकर यूपी सरकार से अनुमति मिल गई है। HRTC के प्रबंध निर्देशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि पहले चरण में शिमला, हमीरपुर और ऊना से अयोध्या के लिए बस सेवाएं शुरू की जा रही हैं। राज्य के लोगों को प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शनों के लिए ये बसें ले जाएगी। इसके लिए हिमाचल और उत्तर प्रदेश के बीच में बातचीत चल रही थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जिलों के इन बस रूट्स को अनुमति दे दी है। बस सेवाएं जल्द शुरू की जा रही है और इसके लिए परिवहन निगम तैयारी कर रहा है। HTC ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए प्रथम दर्शन सेवा शुरू करने का भी फैसला किया है। राज्य से 19 धार्मिक स्थानों के लिए यह बस सेवाएं चलाई जा रही हैं। अयोध्या धाम भी उनमें से एक है। इसके लिए बुकिंग सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। समाचार नंबर 17। चूक, धर्मशाला के भटेहर गांव में मांझी खड्ड को चूम रही जल शक्ति विभाग की पाइपें। तस्वीर में नजर आ रही खड्ड का नाम मांझी है। यह तस्वीर कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के निकट शिल्ला चैतड़ू रोड किनारे भटेहर गांव की है। खड्ड देखने में जितनी खूबसूरत है, उतनी ही भयानक भी है। करीब 3 साल पहले 12 जुलाई 2021 को इस खड्ड में आई बाढ़ से बगली गांव में कई मकान बह गए थे। वहीं शिल्ला, पासू, धगवार, मनेड़ में कई किनारे, पुल, डंगे व दर्जनों कूहलों का नामो निशान मिट गया था। करोड़ों रुपए की संपदा को नुकसान हुआ था, लेकिन जल शक्ति विभाग धर्मशाला को कौन समझाए। विभाग ने खड्ड से कुछ फीट ऊपर ही पानी की पाइपें गुजारने की हिम्मत कर डाली। अब अगर खड्ड में बाढ़ आती है और बहता हुआ पेड़ इन पाइपों से फंसता है, तो पानी अपना रुख बदल लेगा। इसका नतीजा 12 जुलाई 2021 जैसी तबाही होगा। इससे शिल्ला चैतड़ू रोड तो टूटेगा ही, साथ ही रिहायशी इलाकों को भी खतरा पैदा हो जाएगा। पर्यावरणविद व रिटायर्ड फायर ऑफिसर VS माहल ने बताया कि इस जगह से डिब और मनुआ नामक कूहलें निकलती हैं, जो हजारों कनाल जमीन को सिंचित करती हैं। जल शक्ति विभाग को चाहिए कि वह तुरंत इन पाइपों की ऊंचाई बढ़ाकर खुद और जनता को होने वाले नुकसान से बचाए। शिल्ला भटेहर की स्थानीय जनता ने जल शक्ति विभाग के XAN को इन पाइपों की समस्या के बारे में आग्रह किया था, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन नहीं ले रहा सुध। धौलाधार की पहाड़ियों से निकलने वाली खड्ड स्मार्ट सिटी धर्मशाला से होकर बहती है। सबसे बड़े जिला का मुख्यालय भटेहर से महज 3 किलोमीटर दूर है। बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ मौकों को छोड़कर उपमंडल, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आज तक इसकी सुध नहीं ली। VS माहल ने बताया कि इस खड्ड किनारे शिल्ला चैतड़ू रोड से रोजाना कई VIP गुजरते हैं, लेकिन पिछले उपायुक्त डा निपुण जिंदल के बाद आज तक खड्ड की किसी ने सुध नहीं ली। मेरे ध्यान में यह मामला अभी ध्यान में आया है। XAN को बोलकर इस समस्या का तुरंत समाधान करवाया जाएगा। लोगों की सहूलियत का ख्याल है। कुछ जगह पर पानी के हैंडपंप और मोटरें खराब होने की शिकायतें मिली हैं। उनका जल्द समाधान करवाया जाएगा। समाचार नंबर 18। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव नहीं, देश की करते हैं चिंता। आज दुनिया की उम्मीदें भारत पर। अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज हिमाचल प्रवास पर थे। प्रवास के दौरान अनुराग ठाकुर ऊना और हमीरपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रातः उन्होंने ऊना के चौकी मनियार में नवनिर्मित पोस्ट ऑफिस भवन का उद्घाटन किया और उसके बाद सलोह में त्रिदेव सम्मेलन में भाग लिया।
इसके पश्चात उन्होंने ऊना जिला भाजपा कार्यालय से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद ऊना रेलवे स्टेशन जाकर हरिद्वार तक जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। शाम को शून्य अनुराग ठाकुर हमीरपुर के बसंत रिजॉर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने रंगारंग पहाड़ी महिला संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। डाकघर का उद्घाटन करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस भवन का निर्माण कार्य सितंबर 2021 में शुरू किया गया था और आज 33 लाख रुपए की लागत से यह नया भवन हम सबको मिला है। यह डाकघर 1976 में खुला था, मगर आज तक किराए के भवन में चल रहा था, लेकिन अब नए भवन के निर्माण से आम जनों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। श्री ठाकुर ने आगे लोगों से डाकघर द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े का आह्वान किया। इसके साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित महिलाओं को महिला सम्मान बचत योजना और सुकन्या समृद्धि योजना का पासबुक भी दिया। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी चुनाव की चिंता की बजाय देश की चिंता करते हैं। आज पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत पर हैं। हम आज सबसे तेजी से बढ़े वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था हैं। हमें कई क्षेत्रों में अभी काफी आगे जाना है। कैसे भारत की सड़कें दुनिया में सबसे अच्छी हो, कैसे गरीबों का उद्धार हो, कैसे हमारी प्रति व्यक्ति आय 2047 तक $18,000 यानी सालाना 17 लाख रुपए से ज्यादा हो, कितनी रेल चलनी चाहिए, कितनी पटरी बिछनी चाहिए, कितनी तेजी से ट्रेनों का संचालन होना चाहिए, कितने और हवाई अड्डे बनने चाहिए, कितनी और हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां भारत में निर्माण करें, यह सब कैसे संभव हो। हम कैसे नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आए, कितने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज और खुले, कितने स्कूल हों, कैसे हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, नई शिक्षा नीति जनवरी से जनवरी तक कैसे पहुंचे। ऐसे अनेक विषयों पर कल जब चर्चा हुई तो मन ही मन में बेहद प्रसन्नता हुई कि कैसे देश ने हमें आज मोदी जी जैसा एक नेता दिया है। हमारी हिमाचली संस्कृति की रीढ़ हैं हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोकगीतों, नाटकों और कहानियों के माध्यम से इसे जीवित रखती हैं। महिला पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता इसी को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जिसमें 15 से अधिक कार्यक्रम और 10,000 से अधिक उत्साही प्रतिभागियों के साथ यह प्रतियोगिता हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत का एक शानदार प्रदर्शन है। इसमें हर उम्र की महिलाओं ने बढ़ हिस्सा लिया है, जो अपने आप में यह बताता है कि यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक आंदोलन है। महिला पहाड़ी संगीत के माध्यम से नई पीढ़ी अपने संस्कृति से रूबरू हो रही है। बाइक रैली के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से हेलमेट के प्रति जागरूक होने को कहा। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि आज यहां उपस्थित सभी युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि समाज में नशा मुक्ति के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नशा अंदर ही अंदर हमारे युवकों और युवतियों को खा रहा है। इसके खात्मे के लिए समाज, परिवार और हम सभी को एक साथ आगे आने की जरूरत है। आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने इसके प्रति जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया है। हम सभी लोगों को एक साथ लेंगे और हिमाचल को सुरक्षित और नशा मुक्त बनाएंगे। हरिद्वार तक जाने वाली ट्रेन के लोकार्पण समारोह में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोग मुझसे पूछते थे कि अयोध्या धाम तक तो आपने ट्रेन चला दी, लेकिन हरिद्वार तक कब ट्रेन चलाओगे। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने मात्र 21 दिनों में हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन चला दी। सभी क्षेत्रवासियों को इसके लिए बधाई एवं शुभकामनाएं।
इसके साथ ही मैं आप सभी की ओर से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि इसके बाद लोगों ने मुझसे मथुरा, वृंदावन और महाकाल लोक उज्जैन तक के लिए सीधी ट्रेन की मांग की। इसके लिए मैंने फिर केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने इसकी भी स्वीकृति दे दी। अब हमारे ऊना से डायरेक्ट मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज और उज्जैन महाकाल लोक तक ट्रेन चलेगी। इसके लिए भी आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। देवभूमि के जनों और संतों के आशीर्वाद और हमारे प्रयासों से अब हम ऊना से हरिद्वार, नांदेड़ साहब, चंडीगढ़, अंबाला, वृंदावन, मथुरा, दिल्ली और महाकाल लोक तक जा सकेंगे। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव हिमाचल को अपना दूसरा घर माना है। मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में जब वंदे भारत ट्रेन नहीं चली थी, तब वंदे भारत ट्रेन ऊना से चलाई गई थी। इससे आप मात्र 4 घंटे 45 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। यह सब तब हो पाया है जब आप सभी ने मोदी सरकार बनाया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने ऐसे नेता को चुना है जिसने हिमाचल के भाग्य को बदल कर रख दिया। आज यहाँ की सड़कें देखने लायक हैं। आज यहाँ चहुमुखी विकास हुआ है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।